नमस्कार दोस्तों, आज 6 मार्च के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डर को किया जाम। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर मना रहे हैं काला दिवस। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर से हटाए जाए मोदी की तस्वीर। टीएमसी ने की है शिकायत, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बड़ा आदेश दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में कल सबसे बड़ी लड़ाई, मोदी ममता आमने सामने, और दोनों की है ये तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से बंगाल चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डर को किया जाम। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर मना रहे हैं काला दिवस। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुंडली में एक्सप्रेसवे जाम कर दिया है। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा की है। दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। अभी भी देश भर के किसान बड़ी तादाद में देश की राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। 100 पूरे होने को लेकर किसान आज इसे काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वहीं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 5 घंटे तक जाम कर दिया गया है। केंद्र और किसानों के बीच इस दौरान करीब 10 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन ये बेनतीजा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा, सोई सरकार को जगाने का हमारे पास यही रास्ता बचा है। दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर हैं, उन्हें हमें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम करेंगे। ये अहिंसक होगा। किसान केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार इससे पीछे हटने से सीधे तौर पर इंतजार कर चुकी है। मोदी सरकार का कहना है कि वो इन कानूनों में संशोधन को तैयार हैं। किसान के साथ साथ विपक्ष इसे काला कानून बता रहे हैं। किसानों का आरोप है कि इस कानून के बाद उसकी जमीन कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हाथ चली जाएगी और उन्हें अपनी फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र सरकार और कृषि कानूनों पर निशाना साधा। अपने ट्वीट के जरिए टिकैत ने लिखा, इस तरह के कानून आ रहे हैं कि अब खुला दूध नहीं बिकेगा। पहले कंपनी को बेचो, फिर वो पैकेट में बेचेगी। गाँव से जाएगा 20-30 रुपए किलो और जनता को मिलेगा 80 से 90 रुपए किलो। गौरतलब है कि हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा की खाप पंचायत किसानों के साथ है। बीते दिनों पंचायत ने 100 रुपए किलो दूध बेचने का ऐलान किया था। इन 100 दिनों में किसानों के आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। वहीं बीते 26 जनवरी को किसान ने ट्रैक्टर परेड निकाला था, जिसमें लाल किला पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था और एक गुट लाल किला पर चढ़ धार्मिक झंडा फहराया था। इस मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इस दौरान किसानों और पुलिसकर्मी के बीच हिंसक झड़प की भी तस्वीरें सामने आई थी। किसान आंदोलन से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में ही नए कृषि कानूनों को अगले आदेश तक रोक लगा चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सख्त टिप्पणी केंद्र के खिलाफ किया था। कोर्ट ने पूछा था कि उनके पास ऐसी कोई भी याचिका नहीं आई है जिसमें इन कानूनों के समर्थन में बात की गई हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा था, एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। हमारे सामने एक भी याचिका नहीं है जो कहती है कि ये कृषि कानून फायदेमंद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग का आदेश, कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर से हटाएं मोदी की तस्वीर। टीएमसी ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का होना आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह चुनावी नियमों का पालन करे। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को उन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से हटा दिया जाए, जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। मामले से परिचित लोगों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चुनाव आयोग ने कहा कि तस्वीरें आचार संहिता का उल्लंघन करती है। साथ ही चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता का स्तर 1 स्तर को सुनिश्चित करना है। यह अनुचित प्रकार के रूप में गिना जा सकता है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन की शिकायत पर मंत्रालय से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद कहा कि प्रमाण पत्रों के जरिए पीएम अपने पद और शक्तियों का फायदा उठा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में कल सबसे बड़ी लड़ाई, मोदी ममता आमने सामने, दोनों की ये है तैयारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव का कल सबसे अहम दिन है। 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी वोटरों को लुभाने के लिए बंगाल की सरजमी पर अपनी ताकत दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधेंगी। इसके लिए वह सड़क पर उतरेंगी। जाहिर है, राजनीतिक रूप से कल बंगाल काफी गर्म रहने वाला है। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री की रैली में मिथुन चक्रवर्ती से लेकर कई बड़े नाम भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिगेड मैदान में भाजपा कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में मोदी सरकार के खिलाफ महिलाओं को लेकर मैदान में उतरेंगी।
नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी ममता। इससे पहले शुक्रवार को टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 42 सीटों पर ममता बनर्जी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है, लेकिन 2016 के बीते विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम है। पिछले चुनाव में टीएमसी ने 53 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें 35 ने चुनाव जीता था और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में होने वाली रैलियों पर कहा कि वो चाहे 120 रैली कर लें, हम चुनावी जंग के आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। इस बार तृणमूल ने 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम उम्मीदवार, 79 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 चुनावी घमासान के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश। पेट्रोल प्राइस के विरोध में लेफ्ट के साथ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस और आईएसएफ। जी हां दोस्तों, बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध जताया था। वो इलेक्ट्रिक स्कूटर से नवान पहुंची थी और स्कूटर पर सवार ममता बनर्जी ने गले में तख्ती टांग रखी थी, जिस पर पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के खिलाफ नारे लिखे थे। उन्होंने जिस तरह से विरोध जताया था वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। टीएमसी के बाद अब वाम, कांग्रेस और आईएसएफ की गठबंधन पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के प्रतिवाद में सड़क पर उतरने वाली है। ऐसा पहली बार होगा जब तीनों की गठबंधन पार्टी एक साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में आईएसएफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी पीरजादा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ब्रिगेड में सीट को लेकर अधीर और अब्बास में मनमुटाव देखा गया था और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से अब्बास और अधीर इस प्रतिवाद रैली के माध्यम से आमने सामने आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इतने लंबे समय के बाद भी सरकार और किसान नेताओं के बीच बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान सरकार के अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीले बिछाई हैं दिल्ली की सीमा पर। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 100 दिन, राहुल गांधी बोले तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 100 दिन पूरा होने पर शुक्रवार को कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं, तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 100 दिनों से दिल्ली के निकट के कई स्थानों पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और अपनी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए महंगाई के खिलाफ लोगों से उस मुहिम में जुड़ने का आह्वान किया है जो स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज के नाम से उन्होंने अपने एक ट्वीट के साथ शुरू किया। राहुल ने ट्वीट में लिखा, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए और इस मुहिम से जुड़िए। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए लोगों से अपने विचार और वीडियो शेयर करने की अपील की है। राहुल ने पेट्रोल, डीजल, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, रसोई गैस की कीमतों में बेलगाम वृद्धि का भी जिक्र इस वीडियो में दिखाया है। राहुल के ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी सहित पार्टी के दूसरे नेता हमलावर हो गए। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, महंगाई बढ़ने पर भाजपा सरकार के बहाने सर्दी के कारण दाम बढ़े। पिछली सरकारों का दोष लोग कम यात्रा करें, इसलिए टिकट के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आमजन की परेशानी को किया दरकिनार इस बार वाहनों की बौछार। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, जिसके लिए पार्टी के फ्रंटल संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की रणनीति बना रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया, मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम लोगों की जेब खाली हुई है। देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इस अभियान के तहत सरकार पर निशाना साधा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम बदलते ही अपग्रेड हो गया सिंगू बॉर्डर, कूलर पंखे से गर्मी से निपटने की तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। मौसम भी बदल चुका है। कड़कड़ाती ठंड के बाद अब चिलचिलाती गर्मी का मौसम दस्तक देने लगा है। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध को लेकर जारी हुआ यह आंदोलन फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। किसानों का दावा है कि अब वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों ने भी अपना रहन सहन बदलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़े बदलाव उनके रहने वाली जगहों में देखने को मिल रही है। जहां पहले ट्रॉलियां पैक नजर आ रही थीं, अब उनमें पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, गर्मी में पानी की कोई कमी ना हो, इसलिए कुछ जगहों पर पानी की बोरिंग भी करवाई जा रही है। इसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए ट्रॉलियों में जाली भी लगवाई जा रही है। ट्रॉली के अंदर बनाया आलीशान कमरा। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर पंजाब से आए किसानों ने ट्रॉली के अंदर आलीशान कमरा बनवाया है। ट्रॉली के अंदर बनाया गया ये कमरा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बताया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए खर्च कर ये एक कमरा बनवाया गया है। कमरे में हर वो सुविधा है जो आपको किसी होटल के कमरे में ठहरने पर मिलती है। कमरे के अंदर पंखे, सोफे, LED स्क्रीन, इन्वर्टर इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्होंने गर्मी का मौसम देखते हुए यह व्यवस्था की है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रॉली को यही सिंगू बॉर्डर पर ही तैयार किया गया है। इस ट्रॉली में सभी व्यवस्थाएं हैं ताकि गर्मी ना लगे। एक साथ 15 किसान इसमें रुक सकते हैं। ट्रॉली में गद्दे, स्पीकर, LED स्क्रीन और पंखे लगवाए गए हैं। इन्वर्टर बैटरी भी ट्रॉली में लगवाई गई है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने पानी की कमी को देखते हुए बोरवेल लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि गर्मियों के दिनों में उन्हें पानी की किल्लत ना हो। किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से पानी बंद करने पर हमने कई स्थानों पर बोरवेल करवाए हैं। किसानों का यह भी कहना था कि वे जल्द ही अपने पशु भी यहीं ले आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर मुद्दे पर हम मनोहर सरकार की पोल खोलेंगे, शैलजा। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मनोहर सरकार को जनता की उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह विफल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में हमारी पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। हर मुद्दे पर हम सरकार की पोल खोलेंगे। नई दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि यह सरकार पहले दिन से अल्पमत में है। सरकार बनने का मत हरियाणा के लोगों ने इन्हें नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष में होने के नाते यह कर्तव्य है कि सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत कराएं और हमारी पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों में अन्य प्रदेशों के युवाओं को भर्ती करती है और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का ढोंग करती है। सरकार के इस दोहरे मापदंड से हरियाणा के लोग परिचित हैं। उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं। काले कृषि कानूनों को वापस लेने की बजाय सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। पहले बातचीत का नाटक सरकार करती थी, अब वो नाटक भी बंद कर दिया गया है। सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती है। किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। शैलजा ने कहा कि किसानों से बातचीत न करना सरकार के अहंकार को जताता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अहंकार ने दिल्ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार ने दिल्ली में बैठे शासकों को अंधा और बहरा बना दिया है और उन्हें देश के लाखों किसानों की पीड़ा का भान नहीं है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में टप्पल की किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी अपने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि मानो वे देश की सीमाओं पर खड़े दुश्मन हो। उन्होंने कहा सरकार इस बात से बेखबर है कि इन विनम्र किसानों के पास सत्ता की कुर्सी से अहंकारी शासकों को हटाने की शक्ति है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसान समुदाय से आग्रह किया कि वे इतिहास की घटनाओं को देखें और जानें कि कैसे ब्रिटिश संसद ने एक एकल कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अंधाधुंध शक्तियां दी, जिसने भारत की संपत्ति को अपने लाभ के लिए लूटा और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानूनों के बाद अब सरकार किसानों और आम लोगों के घावों पर नमक रगड़ रही है। यादव ने चेतावनी दी कि सरकार किसानों को जितना अधिक अपमानित करेगी, किसान उतना ही अधिक दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार यादव ने कहा है कि किसान आंदोलन को 100 दिन हो गए हैं और किसानों की घोषणा है यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक 3 काले कृषि कानून वापस नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया देश की अर्थव्यवस्था की हालत पतली है, भाजपा के लोग खेती नहीं करते हैं और किसान का धान 900 से 1100 रुपए में लूट लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कई रूप से जनता को दिख रहा है। पुलिस और तहसील के भ्रष्टाचार से जनमानस त्रस्त है। कोरोना काल से उपजे आर्थिक संकट की मार से जनता की कमर टूट गई है। डीजल पेट्रोल के दाम बेलगाम हैं। रसोई गैस की बढ़ी कीमतों ने लोगों का बजट खराब कर दिया है। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है। यादव ने कहा भाजपा सरकार को यह जान लेना चाहिए कि किसानों का उत्पीड़न कर कोई सत्ता में नहीं टिक सकता। जनता परिवर्तन के लिए बस 2022 के विधानसभा चुनावों का इंतजार बेसब्री से कर रही है और सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी पर लगी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों का विरोध जारी, किसान ने 10 बीघा फसल पर चलाया ट्रैक्टर, बोला खेती घाटे सौदा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। यहां के किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में अपनी खड़ी फसल को जोत रहे हैं। अब शामली जिले में एक किसान ने शुक्रवार को अपनी 10 बीघा गेहूं की फसल को जोतकर कृषि कानूनों का विरोध किया। किसान अमरपाल का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में उसने अपनी फसल को नष्ट किया है। फसल एमएसपी पर नहीं बिकेगी तो किसान को कोई लाभ नहीं होगा। मोहल्ला रेलपार निवासी किसान अमरपाल ने शुक्रवार को अपनी 10 बीघा गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान अमरपाल सिंह पुत्र जगमेल सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने अपनी फसल को नष्ट किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष योगेंद्र पवार और अन्य किसानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अमरपाल नहीं माने और फसल को नष्ट कर दिया। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण खेती आज घाटे का सौदा हो रही है। उन्होंने कहा, हमने अपने नेता अजीत सिंह को हराकर इस सरकार को वोट दिया था, लेकिन सरकार की नीतियों से वह परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा, सरकार को हर हाल में 3 कृषि कानून वापस लेने होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, 6 मार्च को घरों पर काले झंडे फहराएंगे किसान, हाथों पर काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को है। दिल्ली बॉर्डर के अलावा रोहतक में भी पानीपत हाईवे पर बने मकड़ौली टोल प्लाजा के पास भी किसान का धरना लगातार जारी है और करीब 6 मार्च को किसान अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। मकड़ौली टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठे किसानों की भीड़ भले ही पहले से कुछ कम दिख रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि कुछ लोग दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में सहयोग देने के लिए निरंतर जा रहे हैं। साथ ही कुछ किसान फिलहाल अपने खेत में गेहूं की फसल की देखरेख में जुटे हैं। आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक गर्मी भले ही बढ़ रही हो, लेकिन आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। मकड़ौली टोल प्लाजा किसानों को 3 महीने पूरे होने को है। मकड़ौली टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसान नेता राजू ने बताया कि सरकार के गलत कानूनों की वजह से किसान आंदोलन करने पर मजबूर हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए 6 मार्च को केएमपी हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। कहा गया है कि केएमपी हाईवे जाम करने के लिए टोल धरने से भी कुछ लोग जाएंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरे हाईवे जाम करने में भी देरी नहीं होगी। गांव में भी लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा और घर वापसी नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है सरकार, राहुल। जी हां दोस्तों, देश में लगातार ईंधन के दामों में इजाफा हो रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से लोगों को जुड़ने की अपील करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया, मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम लोगों की जेब खाली हुई है। देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इस अभियान के तहत सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार छठे दिन स्थिरता बनी रही। दिल्ली में अभी 91.17 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर पर है। 27 मार्च को इन दोनों की कीमतों में क्रमशः 24 पैसे और 15 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा, हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव, खट्टर की सरकार तो चौटाला की साख दांव पर। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। 12 दिनों तक चलने वाले इस सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव होना तय माना जा रहा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक 3 कृषि कानूनों के विरोध में चर्चा की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा नियमावली का हवाला देकर साफ कर चुके हैं कि जो विधेयक लोकसभा में पास होकर कानून बन चुका है उस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। वहीं कांग्रेस विधायकों के द्वारा लाए जा रहे हैं प्रस्ताव को स्पीकर अगर स्वीकार करते हैं तो 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी जरूर होगी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से खट्टर सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी जजपा गठबंधन के नेता गिराने की तैयारी का दावा कर रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विपक्ष के हाथ से कई बड़े मुद्दे छीन लिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो का मामला, टीएमसी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों,
कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसके संबंध में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। पार्टी सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को आचार संहिता का उल्लंघन बता रही थी। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद 26 फरवरी से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी को इसके संबंध में 24 घंटों में रिपोर्ट दाखिल करनी है। रिपोर्ट बताती है कि आयोग सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगा। पदाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि राज्य निर्वाचन कार्यालय से तृणमूल कांग्रेस की शिकायत का सत्यापन करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव आयोग आगे ही कार्रवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी ने तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करार दिया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आयोग को लिखे पत्र में मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट पर अपना नाम रखवाकर पीएम न केवल अपनी ताकत और पद का गलत फायदा उठा रहे हैं, बल्कि चिकित्सा समुदाय से उनका श्रेय भी छीन रहे हैं। ब्रायन ने चुनाव आयोग से इस काम को रोकने की अपील की थी। बीते बुधवार को ही चुनाव आयोग ने सभी पेट्रोल पंप डीलर्स और दूसरी एजेंसियों से 72 घंटे के भीतर केंद्र की योजनाओं से जुड़ी और पीएम मोदी की तस्वीरें हटाने के लिए कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब, हरियाणा, यूपी व राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में हुआ किसान महापंचायत का आयोजन। किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बृहस्पतिवार को यहां आयोजित किसान महापंचायत में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए विवादास्पद कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश के रतलाम जिले के डेलनपुर में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कांग्रेस नेता और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अरुण यादव सहित अन्य किसान नेता शामिल थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान महापंचायत का आयोजन जरूर किया, लेकिन वह मंच पर मौजूद नहीं रहे। महापंचायत से पहले पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस में वरिष्ठ नेता ने कहा कि किसान महापंचायत गैर राजनीतिक आयोजन है। सिंह ने कहा, किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ हम देश में आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त एकता मंच का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने संसद में और बाहर इन कानूनों का विरोध किया है। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा जारी किया गया पर्चा वितरित किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का दावा, किसान कानूनों के खिलाफ होगा बीजेपी सांसद का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देगी। हालांकि टिकैत ने कथित बीजेपी सांसद के नाम की जानकारी नहीं दी। टिकैत ने कहा कि जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन यह आंदोलन होगा। टिकैत के इस आंदोलन के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कई जानकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी का कोई बीजेपी सांसद इस्तीफा दे सकता है। कुछ लोगों का मानना है यह शुरुआत हरियाणा या पंजाब का हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टिकैत ने कहा कि वह संसद पर मंडी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि हम कहीं भी फसल बेच सकते हैं, किसी भी दाम पर बेच सकते हैं। ऐसे में जहां पर कृषि के कानून पास किए गए हैं उसी संसद के बाहर किसान फसल बेचेंगे, क्योंकि वहां पर तो एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी। टिकैत ने दावा किया कि वह किसानों से कह रहे हैं कि वह अपनी फसल लेकर सीधे दिल्ली लेकर आएं और संसद पर बेचें ताकि उन्हें सही दाम मिल सके। किसान नेता ने दावा किया है कि वह पश्चिम बंगाल में भी जाकर किसान पंचायत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनावी राजनीतिक या वोट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। साथ ही वह किसानों को यह भी बताएंगे कि कौन सी सरकार उनके हित में है। भाकियू नेता ने दावा किया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे और एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, पुराने और नए नेताओं के बीच हो रही कलह ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केवल 3 सप्ताह रह गए हैं और ऐसे में भाजपा में जारी अंदरूनी कलह पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे दमखम से जुटी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं में बंटवारे समेत कई मुद्दों पर खींचतान शुरू हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में जनाधार और वोट प्रतिशत में इजाफा करने वाले भगवा दल ने दूसरे दलों के नेताओं
नेताओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। चुनावी रणनीति के तहत कई अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी बंगाल में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी भगवा दल में शामिल हुए हैं जिनके साथ पार्टी के पुराने नेताओं की उनके प्रतिद्वंदी दल में रहने के दौरान तनातनी रही थी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस रणनीति को अपनाने से पार्टी को शुरू में फायदा मिला, जिसने तृणमूल कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया था। हालांकि बाद में यह पार्टी में अंदरूनी कलह का कारण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की छवि को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पार्टी में शामिल होने वाले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए बड़े स्तर पर नेताओं को शामिल करना बंद कर दिया। हालांकि तब तक नुकसान हो चुका था। साथ ही अब पार्टी को राज्य की 294 सीटों के लिए उचित उम्मीदवार का चयन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करीब 8000 लोग उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।